बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर चल रहे थे उनमें आज सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आप पूछेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट लेक्चर है? क्योंकि ये है इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम के रिलेटेड है। जो हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम फाइलर हो जाते हैं। जो आजकल फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क चल रहा है वो इसी रिटर्न से होता है। एक्टिव और नॉन एक्टिव का फ़र्क जो है वो भी इसी रिटर्न से होता है। और आजकल एलिजिबल और इन एलिजिबल का फ़र्क है वो भी इसी रिटर्न से होता है। तो ये आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें दो क्लासेस बना दी गई पाकिस्तान में, एक फाइलर वाली और एक नॉन फाइलर वाली, एक्टिव वाली, नॉन एक्टिव वाली, एलिजिबल वाली, अनएलिजिबल वाली। तो वो सारे जो हैं इस रिटर्न से होते हैं। ये अब हमारा आ गया है प्रोसीजर्स का चैप्टर 10 है। प्रोसीजर्स क्या हैं? सबसे पहले पार्ट 1 जिसमें हम रिटर्न्स पढ़ेंगे। तो सेक्शन है 114। अक्सर जो नोटिस आते हैं वो 114(4) का आता है कि आपने रिटर्न नहीं फाइल की, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो क्या है? सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर द इनकम फॉर द ईयर नेमली। तो कहते हैं जी ये फाइन जो नीचे दिए गए पर्सनस हैं उन सब को लिए ज़रूरी है कि वो रिटर्न फाइल करें। नंबर 1 कौन है? कंपनी। कंपनी मीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड है, उसके लिए कंपलसरी है कि वो रिटर्न फाइल करे। सेकंड वन है एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर द ईयर। तो इसके अलावा कंपनी के हर वो पर्सन जिसकी अमाउंट जो है, इनकम जो है, वो उस इनकम को एक्सीड कर जाए जो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। जैसे कि इस साल से 6 लाख तक जो इनकम है वो बिलो टैक्स लिमिट है, उस पर टैक्स नहीं है। 6 साल से ऊपर अगर आप की इनकम होगी तो वो टैक्सेबल है। तो हर पर्सन जो 6 लाख से ऊपर पैसे कमा रहा है वो रिटर्न फाइल करेगा। फिर सेक्शन ए सी है एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड इन क्लास 36 ऑफ सेक्शन 2। तो हर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम एनजीओ भी कहते हैं, एनपीओ भी कहते हैं, वो भी उसके लिए भी कंपलसरी है कि वो रिटर्न फाइल करें। और सेक्शन ए ई है एवरी पर्सन होज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। या फिर वो पर्सन जिसका एज ए फाइनल टैक्स है, जिसकी रिटर्न फाइनल प्रोविजन मीन ये है कि जैसे कि आपकी इनकम हो, आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं और उससे प्रॉफिट आ जाता है आपको, तो प्रॉफिट कट के टैक्स मिलता है, या आपको डिविडेंड मिलता है, या आप ऐसी सर्विसेज देते हैं जहां टैक्स कट के आपको पैसे मिलते हैं, तो उसको हम फाइनल टैक्स कहते हैं। इसी तरह क्लास बी है एनी पर्सन नॉट कवर्ड बाई क्लास ए बी ए सी। जो ऊपर वाली क्लासेज हैं उनमें अगर कोई कवर्ड नहीं हुआ, लेकिन सब क्लास 1 कहती है हैज़ बीन चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग ईयर, कि पिछले 2 सालों में वो टैक्सेबल इनकम टैक्स पे करता रहा है, पिछले 2 सालों में वो टैक्स में रहा है, उसके लिए भी ज़रूरी है वो रिटर्न फाइल करे। क्लेम अ लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर द ऑर्डिनेंस फॉर द टैक्स ईयर। पिछले सालों में उसको लॉस आया और अब वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है, तो रिटर्न फाइल करेगा तो फिर उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। इसी तरह was a immovable property with the land area of 500 square yard or more on and flats in the area within the municipal limit existing immediately before the commencement of the local government laws in the provinces or areas in the cantonment Islamabad territory। अगर किसी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि लैंड एरिया है 500 स्क्वायर यार्ड उसका एरिया है, या के और मोर हो, या उसके पास फ्लैट हो जो कि किसी म्यूनसिपल लिमिट में हो, कैंटोनमेंट में हो, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हो, प्रोविंशियल म्यूनसिपल में हो, तो उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। और ओज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड आर मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरिया, यहाँ टैक्स के रेट लगे हुए हैं और उनमें रेटिंग एरिया में उसकी 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, तो उसको भी टैक्स देना पड़े, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या किसी के पास फ्लैट है और उसका 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया है लोकेटेड इन रेटिंग एरिया, जहाँ के FBR के रेट दिए गए हैं, तो वो भी
उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, या फिर ओन अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी, और या किसी के पास कोई गाड़ी है जो 1000 सीसी से ज़्यादा उसकी इंजन कैपेसिटी है तो वो भी देना पड़ेगा, उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। हाँ, अगर 650 सीसी या 660 सीसी है, 800 सीसी है किसी के पास, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1000 सीसी से ज़्यादा होगी। हैज़ ऑब्टेन अ नेशनल टैक्स नंबर, हाँ अगर उसने कभी भी किसी स्टेज में किसी वजह से बाहर जाने के लिए एनटीएन ले लिया, कुछ लोन लेने के लिए एनटीएन ले लिया, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए एनटीएन ले लिया, एक दफ़ा जब एनटीएन ले लिया तो अब उसके लिए कंपलसरी है कि वो हर साल रिटर्न फाइल करे जिसके पास भी एनटीएन है। तो इसलिए समझ सोच के अपना एनटीएन थोड़े से फ़ायदे के लिए ना बनवाया करें, फिर बाद में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। क्लास 8 है, इज़ द होल्डर ऑफ अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द अमाउंट ऑफ एनुअल बिल एक्सीड ₹500,000, और उसका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मीटर लगा हो और उस मीटर में 5 लाख से ज़्यादा बिल आता हो तो उसके लिए भी कंपलसरी है कि वो हर साल रिटर्न फाइल करे। और 9 है, इज़ अ रेजिडेंट पर्सन मीन मोर देन 183 वो डेज़ वो पाकिस्तान में रहा हो, और रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स and industry or trade and business association, market committee or any professional body including a Pakistan Engineer Council, Pakistan Medical and Dental Council, Pakistan Bar Council or any provincial bar council, Institute of Chartered Accountants of Pakistan or Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan। तो हर वो रेजिडेंट पर्सन जो किसी चीज़ का मेंबर है, चैम्बर का मेंबर है, किसी अकाउंटिंग बॉडी का मेंबर है, किसी बार का मेंबर है, किसी चैम्बर का मेंबर है, वो सब जो अगर वो मेंबर है और रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। 10 है, इज़ अ रेजिडेंट पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल रिक्वायर ऑफ फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अंडर द सेक्शन 116A के तहत अगर इस किसी को फॉरेन एसेट की स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है तो वो रेजिडेंट पर्सन है तो उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। पर्सन आर अ क्लास और पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज, के मिनिस्टर इंचार्ज से कोई बोर्ड नोटिफाई कर देता है कि फ़लाँ क्लास ऑफ पर्सन जो है वो सारे रिटर्न फाइल करेंगे, सपोज कि लायर सारे रिटर्न फाइल करेंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे विजिट किसी मकतबा फ़िक्र को या एम्प्लॉइज़ जो है वो करेंगे मिनिस्टर इंचार्ज से, तो वो सारे उनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। इसी तरह सब सेक्शन 1A है, every individual whose income under the head income from business exceed ₹300,000 but does not exceed 400,000 in the year is also required to furnish a return। ये पुरानी क्योंकि दी हुई है कि 3 साल 3 लाख से ज़्यादा है और 4 से नहीं एक्सीड कर रही तो उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। ए रिटर्न ऑफ द इनकम सब सेक्शन 2 है, जो रिटर्न है इनकम की वो क्या है, शैल बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड शैल बी अकम्पनीड बाय सच एन एक्सचर स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिटर्न है, पहले तो मैनुअल होती थी, अब वो हो गई है कंप्यूटराइज, और कंप्यूटराइज में एक सॉफ्टवेयर है आईरस पे। आईरस पे आप जाते हैं, अपना उसमें लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है। आप अगर सैलरीड पर्सन है सैलरी वाली कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट वाली कर सकते हैं, बिजनेस है बिजनेस वाली, एक प्रिस्क्राइब्ड मैटर है। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि प्रैक्टिकल रिटर्न किस तरह से फाइल करते हैं, तो उसमें मैंने हर हेड ऑफ इनकम की अलहदा से भी बताई है और टोटल इनकम की भी बताई हुई है, टोटल बिजनेस की भी। तो आप उसको उसके मुताबिक अपनी रिटर्न जो है इजीली फाइल कर सकते हैं अगर आप वो वीडियो देख लें तो। इसी तरह प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में प्रिस्क्राइब अ डिफरेंट रिटर्न फॉर अ डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम एंड पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। यही बात है जो मैंने बताया कि मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है कि हर क्लास के लिए अलहदा से स्टाइल है रिटर्न का और फाइनल टैक्स वालों के लिए भी अलहदा से है। इसी तरह सब क्लास बी है, shall fully state all the relevant particulars or information as specified in the form of return including declaration of the record kept by the taxpayer। तो उसमें जो भी कॉलम बना हुआ है जो आपके रेलेवेंट है और आपके मुताबिक है तो आपको वो फिल करना है। shall be signed by the person being an individual or a person's representative where section 172 जब मैनुअल होती थी तो मैनुअल में इस तरह से होता था कि वो रिटर्न साइन करनी होती थी, या तो खुद करे
रजिस्टर्ड पर्सन या फिर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है अंडर सेक्शन 172 वो करेगा। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वेरिफिकेशन कोड के आप वेरिफिकेशन कोड डालते हैं तो उससे रिटर्न वो साइन हो जाती है और सबमिट हो जाती है। शैल अकम्पनीड विद द एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ द इनकम, तो जितना आपका ड्यू टैक्स बनता है वो टैक्स भी आप उसका पे करेंगे, उस रिटर्न के मुताबिक वो भी होना चाहिए। यानी कि चलान वो तो अब ऑटो जनरेट हो जाता है और ऑनलाइन पे होके तो उसमें वो अटैच हो जाता है, सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वो भी अटैच होना चाहिए। शैल बी अकम्पनीड विद द वेल्थ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116 की पहले 2019 से पहले वेल्थ स्टेटमेंट अलहदा स्टेटमेंट होती थी, लेकिन 2019 के बाद इसको इनकम टैक्स रिटर्न का हिस्सा बना दिया गया वेल्थ स्टेटमेंट के नाम से। अब वो पूरी वेल्थ स्टेटमेंट इसमें भी आ जाती है जिसमें आप अपने सोर्सेज बताते हैं, कहाँ कहाँ से इनकम आई है, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बताते हैं और अपने एक्सपेंसेस बताते हैं और इसको रिकनसाइल करके साथ ही सबमिट कर देते हैं। इसी तरह से शेल बी अकम्पनी विद सेल्फ स्टेटमेंट तो हो गई, शेल बी अकम्पनीड विद द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर 116A। फॉरेन स्टेट इनकम और स्टेटमेंट जो है वो भी इसमें लगा दिया गया है, उसका नेक्स्चर वो भी आप फिल कर सकते हैं अगर है फॉरेन इनकम तो। सब सेक्शन 2A है ए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया और एनी अदर कंप्यूटर readable media as may be specified by the board shall also be deemed to be returned for the purpose of subsection 1 and board may by a notification in a made rule for determining it। अब जो है अब वो ये चीज़ जो बताई गई है अब तो होती ही कंप्यूटराइज रिटर्न है, पहले किसी दौर में मैनुअल भी होती थी लेकिन अब जो है वो कंप्यूटर रीडेबल है और कंप्यूटराइज होती है और प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि रूल्स बोर्ड के हैं उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब्ड की गई है। और इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ द डाटा सच रिटर्न एज इंटरमीडियरी हु डिस्गाइज द डाटा of such return and transmit the same electronically in the income tax department under the digital signature and other matter relating to electronic filing of the return statement or document। तो उसमें जो ई इंटरमीडियरी है वो उसकी रिटर्न, पहले एक दौर होता था कि एक ई इंटरमीडियरी के पास सबके उसी के ही लॉगन में सबका लॉगन हो जाता था और वहाँ से रिटर्न फाइल कर देता था, लेकिन अब ये है हर पर्सन का अलहदा से लॉगन बना हुआ है और उसमें करके इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर है मेन जो है डिजिटल सिग्नेचर वो है कि उसका एक वेरिफिकेशन कोड दिया होता है, वो कोड देंगे तो वो आपके सिग्नेचर होंगे और वो सबमिट हो जाएगा। तो वो ओनर के हो रहे होते हैं या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के हो जाते हैं। इसी तरह द कमिश्नर मे बाई अ नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर अ पर्सन और persons represented as the case may be to furnish a return of income by date specified in the notice for the period less than 12 month। तो ये है कि किसी से कमिश्नर चाहे तो किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन से कह सकता है कि वो भी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करे। इसमें कौन से पर्सनस के लेस देन 12 मिलियन, मैंने क्लास ए जो पर्सन डाई हो गया है उसके, या पर्सन हैज़ बिकम बैंकरप्ट और गॉन इनटू लिक्विडेशन में चला गया है, या पर्सन हैज़ अबाउट लीव टू पाकिस्तान परमानेंटली, तो उसकी रिटर्न इस तरह से नोटिस पीरियड ऑफ लेस दैन 12, मतलब ये है कि ज़ाहिर है अगर वो बंदा 6 महीने का पीरियड था तो डाई हो गया तो वो लेस दैन ज़ाहिर 6 महीने की हो गई। इसी तरह कोई पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है या लिक्विडेट हो रहा है पर्सन जो है तो उसकी भी इसी तरह से कम पीरियड की भी रिटर्न फाइल की जा सकती है। द कमिश्नर अदरवाइज कंसिडर इट अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड सच रिटर्न टू बी फर्निश्ड, जहाँ जैसे कमिश्नर बेहतर समझे तो रिटर्न को कर सकता है। सब सेक्शन 4 है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5 द कमिश्नर मे बाई अ नोटिस इन राइटिंग require any person who is the commissioner's opinion is required to file the return or the income under the section for the tax year assessment year but who has failed to do so so furnish a return of the income for the tax within 30 days of the date of the services of such notice or such longer shorter period may be specified in such notice of the commissioner may allow। आपने देखा होगा कि जिस किसी ने रिटर्न नोटिस अपनी रिटर्न जमा करवाई थी या एनटीएन किसी वक्त बनाया था तो अब उसने जब अपना लॉगिन करता है या उसके घर में नोटिस आता है 114(4) का कि वो कमिश्नर उसको कहता है कि आप विदिन 30 डेज अपनी रिटर्न फाइल करें जिसने ऑन टाइम रिटर्न फाइल नहीं की होती, तो ये रिटर्न फाइल करने का नोटिस होता है। अक्सर लोग जो एनटीएन बना लेते हैं तो बाद में जब वो
रिटर्न नहीं फाइल करते, तो अगर वो अपने लॉगिन कभी दोबारा उनको ज़रूरत पड़े खोलने तो उनको नोटिस आए होते हैं, इनबॉक्स में बहुत सारे नोटिस पड़े होते हैं। इसी तरह वो रिटर्न नोटिस भी उसके घर के एड्रेस पे गया होता है, मे भी उसे मिले ना, या वो डिस्प्लेस हो गया हो, या फिर ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि एड्रेस कहीं और हो। अदरवाइज़ जो है ये 14(4) का जो नोटिस है ये रिटर्न फाइल करने के लिए आता है, और अगर जो नहीं करता तो उसको पेनलाइज किया जाता है। सब सेक्शन 5 है, नोटिस अंडर सब सेक्शन 4 में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीट ईयर्स असेसमेंट ईयर। तो या तो हर किसी का अलहदा से भेजा जा सकता है, या फिर जो है वो एक ही नोटिस में 5 साल का भेजा जा सकता है। इसी तरह एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इन केस द पर्सन हु हैज़ नॉट फाइल द रिटर्न फॉर एनी लास्ट 5 कंप्लीट ईयर नोटिस अंडर सब सेक्शन 4 मे बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीट ईयर। तो वो उसको नोटिस दिया जा सकता है कि पिछले 10 साल की रिटर्न फाइल करे। इसी तरह प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टाइम लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर द सब सेक्शन shall not apply the commissioner is satisfied on the basis of the reasons to be recorded in writing that person failed to furnish his return as a foreign income or owned a foreign asset। तो जो अगर कोई ऑन टाइम रिटर्न नहीं फाइल करता तो वो रीज़न रिकॉर्ड करवा देता है कि इस रीज़न की वजह से नहीं कर सका, तो उसको मे भी इसकी अलाउ हो सकता है कि वो रिटर्न फाइल कर ले। सब सेक्शन 6 है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 6A any person who having furnished a return discover any omission or a wrong statement therein may file a revised return subject to the following condition namely। हाँ, जो 114(6) में हम रिटर्न जो है रिवाइज करते हैं कि ऐसा बंदा जिसने अपनी रिटर्न फाइल की लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई तो उसको वो रिवाइज कर सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, इट इज़ अकम्पनीड बाई द रिवाइज अकाउंट और रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट एज द केस में भी। पहले तो उसके साथ रिवाइज अकाउंट लगेंगे, फिर प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में वेयर his condition if the commissioner is satisfied the filing of revised account on the audit account is not necessary। अगर ऑडिट अकाउंट नेसेसरी नहीं हो तो कमिश्नर फिर भी उसको अलाउ कर सकता है। द रीज़न टू रिवीजन ऑफ द रिटर्न इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द टैक्स पेयर टू बी फाइल द रिटर्न। तो एक रीज़न जो होगी, ज़ाहिर है रिवीजन की कोई रीज़न होगी, वो भी राइटिंग में देनी पड़ेगी। और सेक्शन बी है, इट इज़ अकम्पनीड बाय द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर इन राइटिंग फॉर द रिवीजन ऑफ रिटर्न। तो उसमें कमिश्नर की जो है अप्रूवल ज़रूरी है इन राइटिंग रिटर्न फाइल करने के लिए। क्लास सी है, टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर इज नॉट लेस देन और लॉस डिक्लेयर इज नॉट मोर देन द इनकम ऑफ द लॉस फॉर द केस मे बी डिटरमिन्ड बाई एन ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 121, 122, 128 कि अगर जो उसकी इनकम है वो उससे ज़्यादा हो और लॉस जो है उससे कम हो तो फिर वो भी उसकी रिटर्न फाइल कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल द रिटर्न फर्निश शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड एज द केस में भी। अगर वो फर्निश करता भी है तो उसको इनवैलिड कहा जाएगा अगर सारी कंडीशन पूरी नहीं की जा सकती। इसी तरह प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लास BA शैल नॉट अप्लाई टू रिवाइज द रिटर्न फाइल विद इन 60 डेज। अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है विद इन 60 डेज तो फिर जो है क्लास BA की जो है ना वो उस पर लागू नहीं होगी, अप्रूवल ज़रूरी नहीं होगी। प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर द कमिश्नर हैज़ नॉट मेड एन ऑर्डर और अप्रूवल इन राइटिंग और रिवीजन ऑफ रिटर्न बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज फॉर द डेट when the revision of return was sought the approval required under class BA shall be deemed to have been granted by the commissioner and conditions specified in BA shall not apply। कि कमिश्नर की इजाज़त जो है अगर तो उसने रिटर्न विद इन 60 डेज रिवाइज कर लिया तो फिर कमिश्नर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड आल्सो द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लास BA shall not apply and the approval required thereafter shall not deemed to have been ग्रांटेड बाय द कमिश्नर। तो मीन ये है कि प्रोवाइजो है कि उसकी ज़रूरत नहीं होगी। द कमिश्नर हैज़ नॉट मेड एन ऑर्डर ऑन अप्रूवल इन राइटिंग फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज फॉर द डेट विद इन द रिवीजन ऑफ, जो एक तो 60 डेज़ है, दूसरा टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड मोर देन, अगर जो पिछले रिटर्न थी उससे ज़्यादा उसका टैक्स हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है तो फिर भी ज़रूरी नहीं है, एंड अगर लॉस कम है तो फिर भी ज़रूरी नहीं है। इस केस में भी डिटरमिन अंडर सेक्शन 120। प्रोवाइडेड आल्सो दैट कमिश्नर शैल ग्रांट द अप्रूवल इन केस ऑफ द मोनोफाइड ओमिशन एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। तो उसके लिए जो है कमिश्नर जो है उसकी अप्रूवल ग्रांट कर सकता है अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है।
तो इसी तरह सब सेक्शन है 6A, इफ़ अ टैक्स पेयर फाइल आर रिवाइज अ रिटर्न वॉलंटियरली अलॉन्ग विद द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड एंड अमाउंट शॉर्ट टू बी अवेडेड अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट सरचार्ज वेन एवर ही कम्स टू द नोटिस बिफोर रिसीट्स ऑफ द notice under section 177 or subsection 9 of 132 no penalty shall be recovered from him। कि अगर किसी टैक्स पेयर को ये पता चला कि उसकी अमाउंट शॉर्ट पेड हुई है, कम पेड हुई है या उससे कुछ चीज़ रह गई है, तो वो अपनी शॉर्ट पेड के साथ जितनी अमाउंट पे करनी थी वो पे कर देता है। कब? जब उसको 177 का अभी तक नोटिस नहीं आया या 122 का नोटिस नहीं आया, तो उससे पहले पहले तो फिर उसको पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी से पहले जैसे सेल्स टैक्स में भी है कि आपको खुद पता चले और ख़ुद आप अमाउंट जमा करवा दें तो आपको फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी तरह प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इन केस टैक्स पेयर प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ टैक्स एज पॉइंटेड आउट बाय द कमिश्नर ड्यूरिंग द ऑडिट बिफोर द इशुएंस ऑफ द नोटिस अंडर सबसेक्शन 9 of section 122 shall deposit the amount of tax sought to be evaded the default surcharge of 25% of the penalty levied under ordinance along with the revised return। तो ये है कि उसको सब सेक्शन 9 122 का करने नोटिस करने से पहले पहले 177 के ऑडिट के दौरान अगर पता चल जाता है कि ये है, तो उसको जो पेनल्टी है और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी वो 25% सिर्फ जो उसको लेवी होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस टैक्स पेयर रिवाइज द रिटर्न आफ्टर द इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस अंडर 9 of 172 ही शैल डिपॉजिट द अमाउंट सॉट टू बी अवेटेड डिफॉल्ट सरचार्ज एंड 50% ऑफ द लेविएबल पेनल्टी ऑर्डिनेंस अलॉन्ग विद द रिवाइज। तो 50% तक अगर वो पेनल्टी जमा करवाएगा शोकाज नोटिस होने के बाद, अगर शोकाज के बाद भी नहीं कराता तो असेसमेंट के बाद फिर उसको पूरी करवानी पड़ेगी। तो सब सेक्शन 7 है, एवरी रिटर्न purporting to be made or signed by or on behalf of the person shall be treated as having been duly made by the person or with the person's authority until the person prove contrary। तो जो भी रिटर्न फाइल होगी और उसको साइन किया जाएगा और उस पर लिखा जाएगा, तो वो ये समझी जाएगी कि पर्सन ने खुद रिटर्न फाइल की है, और जब तक कि वो खुद प्रूफ ना कर दे कि ये नहीं कि मैंने नहीं की थी और उसका प्रूफ दे दे, तो उस वक्त तक इसको प्रूफ किया जाएगा। तो ये था सेक्शन 114 इनकम टैक्स रिटर्न के मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें रिटर्न की सारी चीज़ें बता दी मैंने और उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और फिर आप इसको दूसरों को समझाने के लिए लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। हाँ, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।